सुभाष चंद्र बोस को हम सब एक भारतीय क्रांतिकारी नेता के तौर पर जानते हैं। हम देश के लिए लड़ने वाले एक योद्धा के तौर पर जानते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक सिविल सर्वेंट पहले रहे हैं, जिसे आज आईएएस कहते हैं। उस समय आईसीएस कहा करते थे। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की थी साल 1920 में। ब्रिटिशर्स के रूल के समय आईसीएस का एग्जाम एक भारतीय के लिए क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। आज आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमें सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ना है, मगर उस समय अगर आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता था तो सब कुछ पश्चिमी सभ्यता और वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से पढ़ना पड़ता था। पिता और भाई के कहने के बाद उन्होंने आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करने का सपना अपने मन में पाला और 8 महीने के भीतर, 8 महीने के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने दिन रात कड़ी मेहनत की। जितनी भी तैयारी आईसीएस की थी वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में थी, मगर उन्होंने इस तैयारी को दिन रात जागकर किया भी और उसमें सफल भी हुए और आईसीएस में, इंपीरियल सिविल सर्विस में उन्होंने चौथा स्थान, 4th रैंक हासिल किया। जय हिंद दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आईएएस को पहले ब्रिटिशर्स के समय में, ब्रिटिश हुकूमत में आईसीएस कहा जाता था, यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज। मगर उनके साथ ही हमें यह नहीं पता कि पहले आईसीएस कौन थे। कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे, कुछ कहते हैं कि टैगोर थे, कुछ कहते हैं कि कोई और थे। सबसे पहली बात यह है कि पहले इंडियन सिविल सर्वेंट या इंपीरियल सिविल सर्वेंट थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1864 में, 1864 में आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। अब हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजादी के संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर उनका एक पक्ष है कि वो एक सिविल सर्वेंट भी रहे हैं और एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट रहे हैं। उन्होंने उस दौर में सिविल सर्विस की सेवा निभाई और सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए जिस समय की अंग्रेज हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि भारतीय आगे आए और भारतीय सिविल सर्वेंट बने। जिसका जीता जागता उदाहरण था कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है वो इंग्लैंड में ली जाती थी, भारत में वो परीक्षा ही नहीं ली जाती थी, जिससे अंग्रेजों की मंशा साफ थी कि भारतीय इस परीक्षा में सक्सेसफुल, सफल ना हो पाए, उनका सिलेक्शन ना हो। अब इंग्लैंड में अगर परीक्षा होगी तो आम आदमी तो दे नहीं पाएगा उसको, क्योंकि उसे इंग्लैंड परीक्षा देने भी जाना पड़ेगा, परीक्षा की तैयारी के लिए भी जाना पड़ेगा, पैसा भी चाहिए होगा। तो सिर्फ समृद्ध परिवारों के, अमीर परिवारों के बच्चे ही इंग्लैंड जाते थे। अब सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, जिन्होंने देश के लिए एक महत्वपूर्ण बलिदान दिया, मगर उसके साथ ही उससे पहले वो सिविल सर्वेंट बने। साल 1920 था। 1920 में जगह थी इंग्लैंड और अखबार था मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट का अखबार जैसे ही निकला, उसने ना सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि भारत में और पूरी दुनिया में एक खलबली पैदा कर दी, क्योंकि उस दिन इंपीरियल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में सुभाष चंद्र बोस का 4th रैंक आया था। इंपीरियल सिविल सर्विसेज में सुभाष चंद्र बोस का 4th रैंक आना खुद अंग्रेजों को भी खटक रहा था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो, मगर यहां पर एक भारतीय का 4th रैंक आ चुका था। इसके बाद अंग्रेज काफी मायूस थे, मगर यहां पर सुभाष चंद्र बोस का परिवार काफी खुश था और इंडियंस काफी खुश थे कि हमारा एक सिविल सर्वेंट सेलेक्ट हो गया है। अब सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे बचपन से और उनकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड थी। देखिए, जिसको भी आईसीएस क्वालिफाई करना उस समय होता था तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता था। इंग्लिश आना जरूरी था, तो इसके लिए आप मान ही सकते हैं कि एक समृद्ध परिवार का बच्चा ही इंग्लिश की पढ़ाई अफोर्ड कर पाता था उन दिनों में। अब सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे कलकत्ता में या कैलकाटा में, आप कह सकते हैं। उन दिनों में कलकत्ता कहा जाता था और पिता इनके रहते थे कटक में। अब ये कलकत्ता में पढ़ते थे तो कभी कभी पिता को मिलने कटक में आ जाया करते थे। आईसीएस का जो सेंटर बनता था वो लंदन में बनता था। अब लंदन में अगर वो सेंटर बनेगा तो उसके लिए जो पढ़ाई भी है वो भी वहीं पर बैठकर करनी पड़ेगी, वहीं पर रहकर करनी पड़ेगी। अब इस पढ़ाई का जो खर्चा है वो काफी आता था। 10 से 15 हजार रुपए उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम क्वालिफाई किया था 1920 में। 10 से 15 हजार रुपए इंडियन लग जाते थे उस समय इंग्लैंड में। और पाउंड की देखिए पहले ही वैल्यू बहुत ज्यादा है,
आज भी अगर देखें बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो उस समय जो खर्चा है वो 15,000, 10,000, 12,000, 14,000 आ जाता था, अपने अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता था। तो स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छे थे सुभाष चंद्र बोस, हमेशा टॉपर रहे। उसके बाद कॉलेज में आए, ग्रेजुएशन में उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में सेकंड रैंक हासिल किया, फिलॉसफी ऑनर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की। अब इसके बाद उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, घर से भी बाहर से भी कोई सर्कल भी ऐसा नहीं था कि वो मोटिवेट हो, और वैसे भी वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। वो इंग्लिश जो रूल था उसके पहले से ही खिलाफ थे। अंग्रेजों की नौकरी करना तो बड़ी दूर की बात था। अब आज के टाइम में ऐसा होता है कि अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसके 4 दोस्त भी आईएएस होते हैं, तो वो किसी ना किसी को अपना आदर्श मान लेता है, अपनी इंस्पिरेशन मान लेता है कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं। और बाकी मोटिवेट करने वाले घर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं था। उनका जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल एक आम इंडियन की तरह था। ब्रिटिशर्स उस समय रूल कर रहे थे, तो वो ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ थे। पढ़ने में अच्छे थे, समृद्ध परिवार के थे, मगर आईसीएस तो कतई नहीं बनना चाहते थे। उस समय उनके दिमाग में ऐसी कोई बात आई नहीं थी। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस घर आते हैं कटक में, और वहां पर उनके पिताजी उनके बड़े भाई से कुछ बात कर रहे हैं, और वो बात हो रही है आईसीएस के बारे में। और ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या सुभाष चंद्र बोस को इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिलवाया जाए या ना दिलवाया जाए। अब वो तैयारी करवाने के लिए चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि खर्चा ज्यादा होना था, बेटे को इंग्लैंड भेजना था। अब उनके बड़े भाई कहते हैं कि हाँ, उन्हें करवाई जानी चाहिए तैयारी, क्योंकि पढ़ने में अच्छा है। अब उसके बाद पिताजी पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस के पास और उनसे कहते हैं कि आप मुझे 24 घंटे में बताएं कि आप आईसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हम आपको आईसीएस बनाना चाहते हैं। 24 घंटे में ही सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वो आईसीएस का एग्जाम देंगे। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि हाँ पिताजी, मैं आईसीएस की तैयारी करना चाहता हूं। अब उसके बाद जो ये सारा कन्वर्सेशन हुआ ये काफी लेट हुआ, क्योंकि देखिए आज भी आईएएस की अगर तैयारी किसी को करनी होती है तो कहते हैं 1 साल पहले से, कोई भी कैंडिडेट मिनिमम 1 साल पहले शुरू हो जाता है। तो उस समय भी 1 साल पहले से ही लोग शुरू हो जाते थे। कुछ लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगे रहते थे आईसीएस की तैयारी करने के लिए। मगर उस समय, जिस समय की मैं ये बात कर रहा हूं, जब घर में चर्चा हुई सुभाष चंद्र बोस के, तो परीक्षा को सिर्फ 8 महीने का समय रह गया था, जो कि कम था। तो फिर भी उन्होंने फैसला लिया कि वो आईसीएस की तैयारी के लिए इंग्लैंड जाएंगे, और सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। 15 सितंबर साल 1919 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले जाते हैं। उनके पास 8 महीने थे, और जो सब्जेक्ट है अगर आप देखें तो उस समय जो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो आईसीएस के सब्जेक्ट हुआ करते थे वो लगभग अब के जैसे सब्जेक्ट तो होते थे, मगर आप ये ध्यान रखिए कि एक भारतीय को वहां के हिसाब से स्टडी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो इंडियन स्टडी नहीं थी, वो बाहर की एजुकेशन थी, जिसके हिसाब से आपको पेपर देना होता था। लॉ का पेपर होता था, मैं आपको पेपर्स बता रहा हूं। एक लॉ का पेपर होता था जो कि इंग्लिश लॉ की आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आपको इंग्लिश लॉ पढ़ना पड़ता था। एक इंडियन के लिए इंग्लिश लॉ पढ़ना आसान नहीं था। फिर संस्कृत का पेपर होता था, चलिए संस्कृत तो कई लोगों ने बचपन में पढ़ी होती थी, कोई बात नहीं है। इकोनॉमिक्स का पेपर होता था। अब जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो ब्रिटिशर्स के एस्पेक्ट से होगा, वो इंडियंस के एस्पेक्ट से नहीं होगा, इंडियन एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद हिस्ट्री का पेपर होता था, जिसमें कि यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी होती थी। अब यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए फ्रेंच आना जरूरी है। फ्रेंच भाषा सुभाष चंद्र बोस को नहीं आती थी, तो वो भी उन्हें सीखनी थी इसी 8 महीने के अंदर। वो भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था, चुनौती बन गई थी। उसके बाद जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। तो जियोग्राफी के लिए एक तो सर्वेइंग, एक मैपिंग, ये 2 चीजें थी, ये दोनों आना जरूरी था। तो ये भी यूरोप के हिसाब से वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता था, यूरोप को और बाकी के कंट्रीज को, मगर इंडिया और एशिया को उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल अलग था। एक सब्जेक्ट था इंग्लिश, जो कि कॉम्पोजिशन होती थी इंग्लिश की, और वो आज के इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से लगभग सिमिलर माना जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट था जो इंग्लिश कॉम्पोजिशन होती थी, उसमें आपको ट्रांसलेट करना होता था, और ट्रांसलेशन कोई भी ऐसे होता था, तो इस तरह की ट्रांसलेशंस होती थी, तो वो एस्पायरेंट्स को करनी होती थी।
अब इस तरह का आपने सारी तैयारी करनी है, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, वो भी इंग्लैंड में रहकर करनी है, वहीं की पढ़ाई पढ़नी है, तो ये कोई आम बात नहीं थी एक इंडियन के लिए। दूसरी बात, उन्हें फ्रेंच भाषा भी सीखनी थी 8 महीने के समय में ही। एक तो आपको भाषा सीखनी है, दूसरा आपको आईसीएस की तैयारी करनी है, तो ये डबल बोझ। और तीसरा बोझ था कि इतना बड़ा खर्चा करके सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड जा रहे थे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक भार उनके मन में था। अब उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने एक जो किताब लिखी है द इंडियन पिलग्रिम्स, उसमें अपनी आत्मकथा में उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर कड़ी मेहनत करने का एक बोझ तो था ही, मगर मैं अपने आसपास ये देख रहा था कि कई लोग 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, तो मैं इतने कम समय में कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास मोटिवेशन का कोई कारण नहीं था, मैं बिल्कुल भी प्रेरित नहीं था, और आईसीएस को, क्योंकि मैं ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं आईसीएस को भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मतलब कि इतना ज्यादा मेरे अंदर मंशा नहीं थी आईसीएस को ज्वाइन करने की। चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर जो है तैयारी चलती रही सुभाष चंद्र बोस की, दिन रात उन्होंने एक कर दिया, रात को भी पढ़ना, दिन को भी पढ़ना, और कुछ दोस्त भी वहां पर बने, उनके साथ मिल बैठकर तैयारी चल रही थी। उसके बाद आईसीएस का एग्जाम आता है, आईसीएस का पेपर जो कि सब्जेक्टिव पेपर्स थे। अब उसमें एक पेपर था इंग्लिश का, जो इंग्लिश कंपोजिशन मैंने बताया, उस पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें कि ट्रांसलेशन करनी थी। अब वो ट्रांसलेशन 150 नंबर की थी। अब वो ट्रांसलेशन इंग्लिश से संस्कृत में करनी थी। सुभाष चंद्र बोस ने वो ट्रांसलेशन लगभग कर दी थी, मगर उन्होंने वो फाइनल जो है वो ट्रांसलेशन नहीं की थी। रफ शीट नहीं होती, रफ शीट में उन्होंने ट्रांसलेशन कर ली थी, उसके बाद उसको पक्की शीट पर उतारना था, मगर जब तक वो उतारने लगते उस समय तक पेपर का समय बीत चुका था। अब वो 150 नंबर का वो क्वेश्चन उनका छूट गया। उसके बाद उन्होंने बाहर जैसे ही निकले परीक्षा हॉल से, काफी निराश हो गए, तो उन्हें समझ आ गया कि अब तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। उन्होंने घर भी फोन करके बता दिया, दोस्तों को भी बता दिया, शाम को दोस्तों से मुलाकात हुई, उनको भी बताया कि भाई मेरा तो इस बार क्वालिफाई नहीं होगा, लग रहा है कि शायद मैं आईसीएस नहीं बन पाऊंगा। तो काफी निराश वो हो गए थे, मगर ऐसा नहीं था। उसके बाद उनको इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद वो आईसीएस में सेलेक्ट हो गए। उनको खुद नहीं पता था। उनको एक दोस्त का कॉल आया एक दिन, तो उसने कहा कि आप आईसीएस बन गए, मुबारक हो। उन्हें यकीन नहीं आया, मगर जब अगले दिन सुबह अखबार आया, मॉर्निंग पोस्ट, जो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बात की, मॉर्निंग पोस्ट का अखबार जब 1920 में वो आया, उसमें रिजल्ट आया और उसमें सुभाष चंद्र बोस का 4था रैंक आया, जिसे देखकर ना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस हैरान थे, बल्कि पूरा देश, पूरा भारत और पूरा ब्रिटेन, ये सभी हैरान थे कि कैसे एक भारतीय इंपीरियल सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था रैंक लेकर आ गया। अब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में कई चीजें बयान की हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे अंदर बचपन से ही नेगेटिविटी भरी हुई थी, जिसे आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं थी, और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस हद तक थी कि उन्हें लगता था कि वो आईसीएस जैसी परीक्षा तो कभी भी नहीं क्वालिफाई कर सकते, कोई बड़ा एग्जाम तो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों के गुलाम थे भारतीय, शायद ये भी इंफीरियरिटी एक उनके अंदर थी। दूसरी चीज जो उन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा कि मेरे अंदर काम के प्रति लगन बहुत थी। चाहे मेरे अंदर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मगर मैं अगर कुछ तय कर लेता था तो मैं उसे लगन से करता था। वही लगन उनकी आईसीएस के एग्जाम में दिखी। कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंट पढ़ाई, सब ऑड्स के बावजूद, जब उन्हें सामने दिख रहा है कि अंग्रेज भी पढ़ रहे हैं, 3-4 साल से लगातार लगे हुए हैं, जो कि वहीं के एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हैं, मगर वो बाहर के एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, भारत के एजुकेशन सिस्टम से आए हैं। 8 महीने में किस तरह से उन्होंने अपने आप को ढाला और आईसीएस क्लियर किया, ये अपने आप में उनकी लगन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इस तरह से उन्होंने लगन की मिसाल पेश की अपनी आईसीएस की परीक्षा को पास करके, क्वालिफाई करके। अब ये तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक बात थी। 7 महीने 8 महीने का चक्कर जो है उनकी एजुकेशन सिस्टम के साथ तो चलता रहा। देखिए, जब वो आईसीएस का एग्जाम देने गए तो 7-8 महीने का समय बाकी बचा था। कटक में जब वो पढ़ने के लिए आए, जिस जगह उन्होंने एडमिशन लिया, तो वहां पर बांग्ला भाषा आनी जरूरी थी,
और बांग्ला उनको बिल्कुल नहीं आती थी। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी मगर बांग्ला भाषा नहीं आती थी। अब बांग्ला भाषा भी उन्होंने 7 महीने में सीखी थी और ये सिर्फ उनकी लगन, मेहनत और पढ़ाई का ही नतीजा था कि बांग्ला भाषा में भी वो उतने ही अच्छे हो गए जितने कि वो किसी और भाषा में जैसे इंग्लिश में थे। स्कूल में बहुत अच्छे थे, कॉलेज में बहुत अच्छे थे, मगर अपने टीचर्स के साथ उनकी किसी ना किसी विषय पर जो है मतभेद होते रहते थे, क्योंकि एक लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर थी। हर चीज को लेके एक स्टैंड ले लेते थे और वो उनके टीचर्स को पसंद हमेशा नहीं आता था, क्योंकि स्टैंड भी एक लेवल तक लिया जाता है ना, उसके बाद तो टीचर को भी लगेगा कि ये मुझे ही चैलेंज कर रहा है। तो कई टीचर्स के साथ उनकी कहा सुनी भी हो जाती थी, मगर लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बचपन से ही भरी हुई थी और वही क्वालिटीज उनकी आईसीएस के दौरान भी रही और आईसीएस के बाद भी रही। तो ये कुछ उनका पूरा जीवन था। मगर बाद में जब उन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया, उससे पहले भी देखिए कई इंडियंस थे जो तैयारी करते थे आईसीएस की। उनके मन में एक टारगेट होता था कि हमें आईसीएस क्वालिफाई करना है, क्योंकि उस समय जो आईसीएस अफसर थे उन्हें कई तरह की सहूलतें मिलती थी और एक भारतीय जो उस समय दबे कुचले थे, तो उनके लिए आईसीएस बनना, इतना बड़ा बंगला मिलना, अंग्रेजों का अफसर बनना, तो बहुत ही बड़ी बात होती थी। तो मगर सुभाष चंद्र बोस के मन में कोई ऐसी मंशा थी नहीं। तो कुल मिलाकर उन्हें लगा कि मैं आखिर क्यों इस सर्विस में आ गया हूं। मैं उन अंग्रेजों की गुलामी कर रहा हूं जिनके खिलाफ मुझे लड़ना चाहिए। मैं एक भारतीय हूं और मुझे भारत के हकों के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए नौकरी में आने के 7 महीने बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिखा एडविन मोंटेगू को, जो कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्हें कहा जाता था भारत के, तो उनके नाम उन्होंने लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने 2-3 दिलचस्प बातें कही। पहली बात, जो सबसे पहली बात उन्होंने कही, आई वॉन्ट टू रिमूव माई नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेशनर्स ऑफ आईसीएस। मतलब कि मैं अपना नाम आईसीएस प्रोबेशनर की लिस्ट से हटवाना चाहता हूं। क्योंकि वो भारतीय थे तो उनके मन में उस समय भारतीयता की जो फीलिंग थी, जो इमोशंस था, वो काफी सैचुरेशन पॉइंट पर था। शायद इसीलिए उन्होंने ये सब लिखा होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखी, वो लिखी, मैं जो 100 पाउंड का अलाउंस मुझे दिया गया है वो वापस करने को तैयार हूं। और साथ में ही उन्होंने सर करके जो है संबोधित किया एडवर्ड मोंटेगू को, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने कहा योर्स ट्रूली, और इस तरह से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो बाद में एक्सेप्ट भी हुआ। मगर जिस समय उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो उस समय आप ये लगाइए कि उनके जो बैचमेट्स थे सब के सब उसमें काफी ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे। उन्होंने उन्हें समझाया। जब वो इंग्लैंड में इस्तीफा देने गए तो उन्होंने बहुत समझाया अंग्रेजों ने कि भाई आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, भारतीय हो और भारतीय होकर आपको ये इतनी बड़ी नौकरी मिली है, आप इसको कैसे छोड़ सकते हो। मगर उस समय डिसाइड कर चुके थे सुभाष चंद्र बोस, और सबसे पहला जो है रिबेलियन, जो विद्रोह है, वो उन्हें अपने घर में ही करना पड़ा, क्योंकि पिता चाहते थे कि वो नौकरी करें। उनके बड़े भाई जिनको वो पिता समान मानते थे, वो भी चाहते थे कि वो नौकरी करें और आईसीएस में रहें, मगर वो नहीं चाहते थे, वो देश की सेवा करना चाहते थे। और फाइनली उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद वो अपने मिशन में जुट गए और फिर जो भी उन्होंने भारत के लिए किया, देश के लिए किया, वो सबके सामने जग जाहिर है। मगर जो आईसीएस की परीक्षा है, इसका इतिहास भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, और आप सब लोगों के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आईसीएस की परीक्षा जो है वो पहले इंग्लैंड में ही होती थी। अब ये इंग्लैंड में इसलिए होती थी, जैसा मैं शुरुआत में बता चुका हूं, कि ब्रिटिशर चाहते थे कि इंडियंस इस परीक्षा में सेलेक्ट ना हो, और उनको रोकने का तरीका यही था कि इंग्लैंड में ही इस परीक्षा को करवाया जाए। अब सिर्फ वही इंडियंस इस परीक्षा को दे पाते थे जो समृद्ध होते थे, जो इंग्लैंड जा सकते थे। अब उसके बाद काफी समय से ये डिमांड चल रही थी कि ये परीक्षा भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए, मगर अंग्रेजों ने कोई बात भारतीयों की नहीं सुनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, उसके बाद मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक रिफॉर्म्स आए। उसके बाद कहीं जाकर अंग्रेजों की समझ में आया कि ये परीक्षा भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने भारतीयों की मांग को भी माना और 1922 से जो है आईसीएस की परीक्षा भारत में आयोजित की जा रही है। मगर ये सब कुछ सुभाष चंद्र बोस के आईसीएस में रहने के बाद ही संभव हो सका। जय हिंद।